हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं आज 12 के फर्स्ट लेक्चर के स्टार्टिंग में। आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इवनिंग में 8:30 पीएम पे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से पूरा 12 चलेगा बेटा। तो आप लोग रेडी हो जाइए। ये जो लेक्चर हमारा होगा बिल्कुल निहायती बेसिक से होगा। पूरा का पूरा 12 का डेफिनेशन डेरिवेशन को कवर करेगा। उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो क्वेश्चंस मेरा होता है उसको हम लेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला की प्रैक्टिस होगी। हर एक लेक्चर में मेरा ये कोशिश रहेगा कि पहले कॉन्सेप्ट होए, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस होए, फिर उस क्वेश्चंस को एप्लीकेशन में करेंगे जब 2-3 लेक्चर से मिक्स कॉन्सेप्ट आने लगता है। फिर अपन थोड़े दिन के बाद 2-3 लेक्चर में जबकि कॉन्सेप्ट कुछ आ जाएगा, कुछ फॉर्मूला आ जाएगा और आप लोग तैयार हो जाएंगे फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है इस चीज में, तो मैं मिक्स क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। मिक्स क्वेश्चन का मतलब जो अपन 2-3 दिन में पढ़े हैं उन सबको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे, और फिर वहां पे 2 तरीके का क्वेश्चन नहीं 3 तरीके का क्वेश्चन इंप्लीमेंट होगा। पहला जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होंगे, दूसरा जो पुराने क्लास 2-3 में लिया गया होगा उससे मिक्स क्वेश्चन, और तीसरा पीवाईक्यू का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होगा। आप लोग एकदम दिल थाम के बैठे रहिए और खून जलाने के लिए तैयार हो जाइए। यहां पे होने वाला है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इन टर्म्स ऑफ डीपीपी, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। एवरीथिंग फ्री ऑन आदित्य आनंद यूट्यूब चैनल एंड आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने इतना प्यार बनाया है कि ये नायाब के बाद अब एक लव बैच कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए आप लोगों के लिए आ गया है। चलिए शुरू करते हैं और फोड़ते हैं। आप लोग जैसे ही आओ ना तो शेयर तो खूब सारा कर लिया करो, क्योंकि ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है जिनको कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा है और पूरा साल वो प्रोसेस में नहीं पढ़ पाते हैं। लोग बहुत कंटेंट देते हैं वो, लेकिन साल के अंत में शुरुआत से कोई नहीं देता। समझ गए ना तुम? तो बेटा शुरुआत से उन बच्चों तक भी ये पहुंचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं सर। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एनसीईआरटी का फर्स्ट लेक्चर। ये लेक्चर 12 बोर्ड को कवर करेगा, नीट एंड जेईई मेन को कवर करेगा। ऑल्दो ये कंप्लीट नीट का डेडिकेटेड बैच है। जेईई मेन का पीवाईक्यू वगैरह एक दो लेवल अप में आएगा, लेकिन जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब पूरा जेईई मेन के कंटेंट आएंगे। लेकिन अभी कंप्लीट डेडिकेशन होगा पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। फॉर्मूला किस तरीके से इंप्लीमेंट करोगे उसमें, नीट के सारे पीवाईक्यू प्लस 20% लेवल अप क्वेश्चन जो मेंस को टच करेगा। अपने आप फिजिक्स 180 आएगा नीट में, बोर्ड में तगड़ा 100 आएगा और जेईई मेन भी क्वालिफाई होगा विद 100 मार्क्स इन 100। बहुत सारे बच्चों को पास्ट में मैंने 100 परसेंटाइल करवाया है। तो इसके ऊपर बात करते हैं। यह है अपना लेक्चर नंबर 1। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज अपन पढ़ेंगे चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे बेटा। लेक्चर का ड्यूरेशन हमेशा 50 मिनट से 1 आवर के बीच में ही रहेगा, इससे ज्यादा हम बिल्कुल नहीं लेंगे, ताकि आप इजी वे में इसे ग्रास्प करते हुए चलें। बहुत बेसिक फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि चार्ज क्या है सर। लेकिन इससे पहले मैं बात करता हूं ये चैप्टर क्या है। ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है सर? इलेक्ट्रो का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रो, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू चार्ज। अब जैसे ही वर्ड आया चार्ज, रिलेटेड टू चार्ज, इस दुनिया में कुछ ऐसा चीज जो चार्ज से रिलेटेड है, हमें समझना पड़ेगा सर चार्ज क्या होता है। तो इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? जो रुका हुआ है। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? जो रुका हुआ है, एट रेस्ट। इस चैप्टर में हम हमेशा एक ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो हमेशा रुका हुआ है, यानी कि चार्ज एट रेस्ट की स्टडी इस चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर में पूरा का पूरा कोई भी चार्ज मूव करता हुआ नहीं होगा, यानी कि ये कंप्लीट चैप्टर डील करेगा ऐसे चार्ज के बारे में जो ऑलवेज रुका हुआ है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये था, जब रुका हुआ चार्ज के बारे में बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है सर?
चार्ज रुका हुआ, इसका मतलब हमारे पास एक चार्ज है, लेट इट बी क्यू, और ये मूव नहीं कर रहा, ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा है, कोई तार नहीं लगा दिया मैंने यहां पे, कुछ नहीं किया, बस चार्ज है। फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस तरीके से मैं एक मासिव पार्टिकल हूं, सन एक मासिव पार्टिकल है, अर्थ एक मासिव पार्टिकल है, तो हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा है कि इस नेचर के दो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। एक है मास, जो आप जानते हो बहुत अच्छे से, हम है मासिव पार्टिकल, आप हो मासिव पार्टिकल। यस, अगर मैं कंपेयर करूं अपने आप को सन से, अर्थ से, तो हम पार्टिकल हैं, बहुत छोटे हैं उसके कंपैरिजन में। तो पार्टिकल वर्ड एक रिलेटिव वर्ड है। अगर मैं अपने आप को एक बड़े चीज से कंपेयर करता हूं जो मेरे डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत ही लार्ज है, तो मैं एक पार्टिकल बन जाऊंगा। तो अगर तुम बोलोगे सर ये पार्टिकल वर्ड क्या है, तो उसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, इसको मैं होल्ड पे डाल के एक पार्टिकल वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्टिकल। तो पार्टिकल से बच्चों को समझ में आता है कि ये एक पार्टिकल है। पता क्या ये एक पार्टिकल है जो मैंने बनाया? हाँ है ना? हाँ। अब सुनो ध्यान से, पता क्या ये जो है ये, कि ये पार्टिकल है या ये पार्टिकल है? बताओ मुझे कौन पार्टिकल है आज के डेट में? ये जो बनाया मैं वो पार्टिकल है या ये पार्टिकल है? ये दिख रहा है तुम्हें बगल में बना, वो दिख रहा है भाई, दिख रहा है। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। कंफ्यूज हो रहे हो ना तुम? यस, पार्टिकल इस दुनिया में एक रिलेटिव वर्ड है। पार्टिकल वर्ड जो है वो हमेशा किसी न किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में डिसाइड होगा। तो पार्टिकल ये दोनों में कौन है सर? तो सबसे पहले समझिए पार्टिकल है क्या सर। तो पार्टिकल एक रिलेटिव वर्ड है। पार्टिकल क्या है बेटा? रिलेटिव है। रिलेटिव का क्या मतलब होता है वो समझो। जैसे सपोज करो कि मैं अपने घर से निकल के यहां से ग्राउंड फ्लोर पे चला गया, मान लो ग्राउंड फ्लोर पे मैं थोड़ा पार्क में घूम फिर के आ गया। तो मैंने बोला मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? कितना? 200-400 मीटर डिस्टेंस कवर किया। अब मैं बोलूं कि मेरा जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है उसको मैं कंपेयर करूं यहां से जयपुर की बीच की दूरी, तो तुम क्या बोलोगे? सर आपने बहुत ही कम डिस्टेंस किया, क्योंकि कंपेयर जयपुर के डिस्टेंस से हो रहा है, कंपेयर पटना के डिस्टेंस से हो रहा है, कंपेयर इलाहाबाद के डिस्टेंस से हो रहा है। मतलब समझ ही गए हो तुम लोग कि अगर ज्यादा चीज के रिस्पेक्ट में किसी को कंपेयर करें तो हम उसे बहुत ही नेग्लिजिबल मानते हैं, ऑल्दो वो अपने रेफरेंस में किसी और के रेफरेंस में हो सकता है बड़ा हो। तो दिस इज हाउ वी रिलेट थिंग्स। अगर मैं बोला ये पार्टिकल है, मतलब मैं रेफरेंस ले रहा हूं एक ऐसा चीज जिसके रिस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, ये अंडरस्टूड। जब कोई पार्टिकल रुका हुआ होता है तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैसे नेचर का दो छोटा मोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, एक मास। तो तुम जानते हो कि सन अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा अर्थ को अट्रैक्ट कर रखा है, जिसके चलते अर्थ सन के चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है। इसी तरीके से और भी प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ घूम रहा होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द सन। इन सिमिलर फैशन तुम्हें यह भी पता है कि अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा होता है ना? यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से मून को अट्रैक्शन मिल रखा है, जिसके चलते वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है। बोलो हाँ है ना? तो नेचर में ये जो अट्रैक्शन वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, दो मास के बीच में होता है और बहुत सारे मास के बीच में भी होता है। उसी तरीके से ये अट्रैक्शन और रिपल्शन अब एक चार्ज भी करता है, और जिस तरीके से एक मास अपने आसपास एक फील्ड क्रिएट करके करता है जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, वैसे ही एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करके करता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है, हमेशा। लेकिन ये चार्ज जो होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने आसपास के रीजन में इस तरीके से रिपल्सिव फील्ड पैदा करेगा, बाहर जाने वाला फील्ड। अगर ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन सब आ रहा है सर। पहले बात तो चार्ज आ गया, आपने बताया रुका हुआ चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक चीज क्रिएट करता है जिसे दुनिया बोलती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलती है दुनिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि रुका हुआ चार्ज अपने आसपास के रीजन में
एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसे फैराडे ने एक लाइन से बताया है। यस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में फैराडेज ने बताया था, और ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये बस समझने के लिए है इस कॉन्सेप्ट को कि किस तरीके से कोई चार्ज का इफेक्ट इसके आसपास के रीजन में। पॉजिटिव चार्ज हमेशा बाहर फेंकता है फील्ड को, एंड नेगेटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करता है फील्ड को। तो ये दो चीज हमने सीखा कि कोई भी चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है, और इसी फील्ड में अगर कोई आ जाएगा तो उसे फोर्स फील होगा, सिमिलर टू मास। मास सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, बट चार्ज अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है। तो यहां पे दो तरीके की फोर्स की क्रिएट होने की संभावनाएं जागृत हुई, एक अट्रैक्टिव फोर्स की और दूसरा रिपल्सिव। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हमें बात करना है कि चार्ज होता क्या है सर। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे रुके हुए चार्ज के बारे में, और रुका हुआ चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, और इसे एक लाइंस की तरह बना बना के दिखाया साइंटिस्ट ने, जिसे हमने नाम, जो साइंटिस्ट का नाम है फैराडेज। क्लियर हुआ यहां तक तुम लोगों को? बिल्कुल एनसीईआरटी का डेप्थ में घुस घुस के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी करेंगे। जब ये तीनों चीज हमने समझ लिया, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आया सर, चार्ज होता क्या है। इस चैप्टर में हम रुके हुए चार्ज की बात करेंगे, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज मूव करने लगेगा तो क्या होगा, तब एक दूसरा चैप्टर आएगा। कौन सा चैप्टर सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर। जब चार्ज मूव करेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, जब चार्ज मूव करेगा, जैसे चार्ज है, किसी तार में इसे मूव करा दिया, तो ये इसका जो किसी भी क्रॉस सेक्शन से रेट ऑफ चेंज होगा, इसका किसी क्रॉस सेक्शन पे फ्लो होने का, Q/T, इसे बोलते हैं बेटा करंट। तो जब चार्ज मूव हो जाता है, जब चार्ज विद कांस्टेंट वेलोसिटी चलने लगता है, तब ये एक करंट पैदा करता है इस पे। किस पे? एक कंडक्टिंग वायर पे। तो जब कोई वायर में एक करंट पैदा होता है, इसका यह मतलब है कि इस पे चार्ज मूव कर रहा होगा, यानी कि मूविंग चार्ज। वो तो रुका हुआ चार्ज है। मूविंग चार्ज जो होता है, यह अपने आसपास के रीजन में एक चीज क्रिएट करता है, जिसे तुमने अभी पढ़ा है 10th क्लास में। क्या सर? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जो इस तरीके से सर्कुलर लाइंस की तरह होता है। क्या क्रिएट किया इसने? मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट किया? मैग्नेटिक फील्ड। और जब, थोड़ा फील्ड का स्पेलिंग चेक करो, ठीक है। और जब कोई चार्ज ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, और कोई चार्ज जब एक्सेलरेट करने लगता है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, और वेलोसिटी जब चेंज होता है, तब इसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल हमें कहां दिखेगा? जैसे कोई एक न्यूक्लियस है, समझना बात को। न्यूक्लियस में कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के चलते ये घूम रहा होता है। तो ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जो अभी मैंने बताया इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो इसके पास एक एक्सेलरेशन आता है इधर की तरफ, ये घूम रहा है तो एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज होता है। तो कोई भी न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन है। तो जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो वो अपने आसपास के रीजन में एक वेव क्रिएट करता है। और ये वेव की स्पेशलिटी क्या है? ये वेव कैसा है? ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का कॉम्बिनेशन है, इसीलिए बोलते हैं इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक नया चैप्टर हम पढ़ेंगे, और ये हम पढ़ेंगे EMW। इसमें दो चीज होता है, क्या क्या? एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ता है।
इस चैप्टर में इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बनता है। अब ये चैप्टर, पहले हम रुके हुए चार्ज की स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो 2 चैप्टर है 12 का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें रुके हुए चार्ज की बात करेंगे। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज मूव करेगा तो करंट पैदा होगा, तो उस चैप्टर का नाम आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम आएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अरे वाह सर, ये तीसरा चैप्टर अपना होगा। फिर चौथा चैप्टर होगा अपना, जब कोई चार्ज को हम एक्सेलरेट कर रहे होंगे तो उससे 2 चीज पैदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास के रीजन में, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगा। तो तीसरा चैप्टर आएगा अपना क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। जगह नहीं है इसलिए पूरा नहीं लिखा। चौथा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिर इसके तुरंत बाद एक और चैप्टर आएगा जो मैग्नेट बार मैग्नेट को डील करेगा, तो उसको हम नाम दिए हैं मैग्नेटिज्म। क्या नाम दिए हैं? मैग्नेटिज्म। यह अगला चैप्टर आएगा। और इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, कौन सा सर? जो इन दोनों को मिक्स स्टडी कराएगा। कौन सा सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, ये दोनों है। तो मैग्नेटिक भी पढ़ लिया अपन ने अब तक, और इलेक्ट्रिक भी पढ़ लिया अब तक अपन ने। बोलो हाँ है ना? इसको जल्दी से जाना चाहिए। यहां से नॉट कनेक्टेड हटाओ। और क्या कर सकता हूं मैं? लोकेशन टेबल मोड कुछ कर सकता हूं? ये सब ऑन करने से क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। क्या क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? हाँ, मैग्नेटिक, यहां पे सी लिखने में दिक्कत हो रही है। हाँ ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से अपन चैप्टर पूरा पहुंच गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक। फिर पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट। उससे ईएम वेव से पहले है ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। और बीच में हम डायरेक्ट करंट की बात करेंगे, जो बैटरी की बात करेगा। फिर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे। तो पूरा 12 का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स यहां तक खत्म हो जाएगा। बीच में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद बीच में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि किस तरीके से इंड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें फैराडेज और लेंज के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होता है। मस्त मजा आने वाला है भाई साहब, जबरदस्त मजा आने वाला है। फिर ऑल्टरनेटिंग करंट के बाद अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म होगा और हमारा स्टार्ट होगा ऑप्टिक्स 2 में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। बहुत बढ़िया सा मजेदार चैप्टर, इसको किसी भी कंटेंट की आवश्यकता नहीं है, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। और फिर स्टार्ट होगा अपना मॉडर्न फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बोलूंगा, जिससे पूरा का पूरा नीट जेई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है। जिसे मॉडर्न में जनरली 3 चैप्टर है, अपन सेमीकंडक्टर को भी उसमें इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। पता है कितना बड़ा कंटेंट है वो? 10 से 12 क्वेश्चन उसी से आता है। जबकि मॉडर्न फिजिक्स को पढ़ने में 10 लेक्चर भी नहीं लगता है, वो लास्ट में होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर बीच बीच में करा दीजिए। तो यस, आप लोगों ने बोला और मैं ना करूं ऐसा कैसे होता है। आप टेंशन ना लें, जब तक इलेक्ट्रोडायनामिक्स होगा तब तक मॉडर्न जरूर हो जाएगा, ये मेरा वर्ड है। थैंक यू सो मच बच्चा लोग इतना प्यार बताने के लिए। अगर आपको लगता है इस तरीके से ये चैप्टर बहुत यूजफुल है और ये इतना बढ़िया कंटेंट फ्री यूट्यूब पे हर एक दिन सामने आएगा सर, हाँ बेटा 8:30 बजे, तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, ताकि लोगों को भी समझ में आए। तो इस तरीके से अपन पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म करेंगे। फिर रे एंड वेव ऑप्टिक्स और मैग्नेटिक मॉडर्न फिजिक्स में एटॉम्स पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, न्यूक्लियाई पढ़ेंगे, ये तीनों खत्म करेंगे और सेमीकंडक्टर के पढ़ के पूरा चैप्टर 12 का कंप्लीट करेंगे फॉर 12 बोर्ड, एनसीईआरटी प्लस नीट एंड जेईई में। चलिए, तो ये पूरा ओवरऑल पिक्चर है। इस पिक्चर ने मुझे एक रूपरेखा बताया कि जब कोई चार्ज रुका हुआ है तो अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट करता है कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज मूव करेगा तो वो अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब सुनना, क्योंकि ये चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता ही रहता है। यानी कि अगर कोई चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो ये अपने आसपास में एक नया चीज मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करता रहता है। यानी कि एक रुका हुआ चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ पैदा करता था, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। और जब चार्ज एक्सेलरेट हो जाता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा करता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस वेव भी होता है। यानी कि ये ईएम वेव भी पैदा करता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। ये सब एक एक चैप्टर को अलग अलग डिस्क्राइब करता हुआ जाए। इन सबको जब मैं समराइज करूं और एक पॉइंट पे आपके लिए लेकर आऊं तो मुझे समझ में आता है कि यस सर, अब आपने बड़ा अच्छे से समझा दिया कि कभी भी कोई चार्ज अगर रेस्ट पे है, अगर चार्ज रेस्ट पे है, यहां लिखा हुआ है क्या, चार्ज एट रेस्ट, तो वो पैदा करेगा, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो चार्ज बेटा क्या हो रहा है, चार्ज हैविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक। और अगर चार्ज एक्सेलरेटिंग है तो वो क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या पैदा करेगा बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा सर, ये क्या पैदा करेगा, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये क्या क्या पैदा करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया सर, ये आपने चार्ज के बारे में बताया कि रुका हुआ चार्ज क्या करता है, मूविंग चार्ज क्या करता है और एक्सेलरेटिंग चार्ज क्या करता है। अब बारी आती है कि सर ये चार्ज है क्या, सर ये चार्ज है क्या, जरा इसके बारे में बात किया जाए। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जब भी मैं बात करने आता हूं तो मुझे याद आता है वन ऑफ द बेस्ट फिजिसिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट, मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, यूरोडोव ने लिखा फिजिक्स के लिए। और यूरोडोव ने क्लियरली बोला कि चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। लेकिन हम ये बहुत सारे इंडियन कॉन्टेस्ट में चार्ज का डेफिनेशन बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं चार्ज क्या है। एक्चुअल में ये चार्ज जो है एक प्रॉपर्टीज है। ये उतना ही डिफिकल्ट है डिफाइन करना चार्ज जितना डिफिकल्ट है डिफाइन करना मास। इसे तो मास का डेफिनेशन एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कुछ कुछ पढ़ते हो, लेकिन कभी तुमने उसका यूज किया है नहीं। उसी तय डिफिकल्ट है चार्ज का डेफिनेशन। तो चार्ज कोई डेफिनेशन नहीं है। चार्ज क्या होता है, इट इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। लेकिन जैसे मास, हमारे अंदर मास है और दो बॉडी के अंदर मास है, सन के अंदर, अर्थ के अंदर मास है, तो ये अट्रैक्ट करता है उस मास के हेल्प से। ये हम किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मास। वैसे ही ये मास एक प्रॉपर्टीज है मैटर का। अगर कोई मैटर है जो जगह ले सकता है उसके अंदर मास होगा। वैसे ही ये चार्ज भी एक प्रॉपर्टीज है एक्चुअल में, जो ये बताता है कि किस तरीके से कोई बॉडी इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली बाकी चीजों से इंटरैक्ट करता है। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। चार्ज जो है वो क्या है, एक प्रॉपर्टी है बॉडी का, जो ये बताता है कि किस तरीके से वो पर्टिकुलर बॉडी चार्ज के हेल्प से इंटरैक्ट करेगा बाकी चीजों से इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली। तो चार्ज क्या है, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं, चार्ज मैंने बताया ही नहीं कुछ। मैंने बोला चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर which helps to interact and influence the nature of electric and magnetic behavior। तो ये इंपॉर्टेंट बात समझने का है कि मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। तो क्या डिफाइंड है सर इसमें, ये तो आपने बड़ा अच्छे से बताया कि क्या बता रहा हूं मैं, समझो कि चार्ज एक ऐसा चीज है जिससे इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक बिहेवियर को हम समझते हैं और जो बॉडी के अंदर की एक प्रॉपर्टी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर। जैसे मास है हमारे अंदर, वैसे ही चार्ज है जो क्या कर रहा है, विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। चार्ज के चलते हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इंटरेक्शन को समझ पाते हैं। लेकिन चार्ज क्या है, यह प्रॉपर्टी है। इनहेरेंट का मतलब एक ऐसा चीज जो छुपा हुआ है। तो चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है जो
जो जो सनातन से आया हुआ है, जो जो हमेशा से है। इनहेरेंट का मतलब एक ऐसा चीज जिसे तुम इंजेक्ट नहीं किए हो, जो एग्जिस्ट कर रहा है, हमेशा से एग्जिस्ट कर रहा है, जिसे तुमने नहीं बनाया है, वो है इनहेरेंट। तो चार्ज is an inherent properties associated with matter which forms the basis of electromagnetic interaction। तो ये एक तरीके से प्रॉपर्टी है बॉडी का। इस चार्ज के चलते हम क्या करते हैं, ड्यू टू विच मतलब चार्ज के चलते हम प्रोड्यूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को। बेटा अगर एक बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो वो हमेशा पहले से न्यूट्रल होता है। क्यों होता है न्यूट्रल? क्योंकि इसके पीछे एटॉमिक स्ट्रक्चर काम आता है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसके पास, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। न्यूक्लियस में इसके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहा होता है। कोई भी जो एटॉम है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है, जिसके चलते ये इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज को रखता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज को रखता है। तो कोई भी जो बॉडी है या ऑब्जेक्ट है, ये होता क्या है, ये हमेशा न्यूट्रल रहता है। बट उस न्यूट्रलिटी को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? चार्ज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, चार्ज को डिस्टर्ब करके, इसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करके। तो मैंने लिखा है अ बॉडी ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटॉम। तो एक एटॉम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं या कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे दूं, तो ये बॉडी में हमने न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया, और जैसे ही मैंने न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया तो ये बॉडी अब चार्ज्ड हो रहा है। तो मैं जो फिर से तुम्हें बताया यहां पे कि सर चार्ज क्या है, तो मैं फिर से क्या बोला, चार्ज इज अनडिफाइंड टर्म इन फिजिक्स। what we can define what we can define is the property of charge. What we can define is either positive charge or negative charge, either positive charge or negative charge। हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि what do you mean by positive charge, what do you mean by negative charge, लेकिन what is charge we don't know। charge we can say only a property of matter which helps to understand the electric and magnetic interaction of the matter। बात बहुत अच्छे से समझ में आया। तो जब मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरीके से मैंने डिफाइन किया, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो अब क्वेश्चन है कि पॉजिटिव चार्ज है क्या? पॉजिटिव चार्ज वो चीज है, अगर कोई भी एटॉम है जो मैंने अभी बनाया, इसके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, कहां पे? न्यूक्लियस में, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना। ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट में पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, मजा दिलाएंगे बेटा। केमिस्ट्री 5 जून से स्टार्ट हो रहा है बेटा, है ना। तो वहां पे बिल्कुल बेसिक से ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12 पढ़ेंगे, और मैं खुद पढ़ाऊंगा पूरा कोटा का एकदम कंटेंट और बेस्ट कंटेंट। और आप कंपेयर करना इंडिया के किसी भी बेस्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन का टीचर जो 20 साल से पढ़ा रहा हो, 15 साल से, 19 साल से, उनसे बेस्ट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस टेस्ट अपन देंगे। क्योंकि मैं कम से कम 15 से 18 घंटे आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, इसीलिए देंगे क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। एक टीचर वही है जो अपने बच्चे के लिए मेहनत करता है, एक टीचर वही है जो हमेशा रिगरस मेहनत करता है और पढ़ता रहता है। तो वही मैं करके पढ़ाऊंगा, इसीलिए मेरा अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि मैं गारंटी दे सकता हूं आपको बेस्ट कंटेंट। फिजिक्स का तो कोई बात ही नहीं है, 10 साल से तो आईआईटी और नीट में बच्चों को बताया। आज तक 10 साल में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नीट और जेईई मेन में मेरे क्लास नोट से नहीं आया, कॉन्सेप्ट वाइज। और क्वेश्चन भी सीधा उठ के आए हैं कितनी बार, 100% जेईई मेन में, और फिजिक्स में 700 प्लस। फिर बहुत सारे बच्चे ने 172, 160, 180 मार्क्स फिजिक्स में। तो ये सब बोलने की जरूरत नहीं रही, आप तो बस जान लगाइए और कंसिस्टेंस रहिए पढ़ने में। सर आपने बताया कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा। ये एक बॉडी है जो एटॉम को बता रहा है, जो न्यूट्रल है। अगर इसके इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल दूं तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसमें।
अगर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो पॉजिटिव चार्ज को बताता है। क्या बताता है? पॉजिटिव चार्ज को। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है। तो जब बॉडी, कोई न्यूट्रल बॉडी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया और ये पॉजिटिव चार्ज अब आयन में कन्वर्ट हो जाता है। आयन का मतलब क्या होता है सर? जब बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन। अगर ये कोई भी एक एटॉम है, लेट इट बी एटॉम नंबर एक्स, ये कोई एक्स एटॉम है पहले, तो अब ये आयन में कन्वर्ट हो गया जिसे हम बोलेंगे एक्स माइनस। एक्स माइनस का मतलब होता है एक्स प्लस। एक बार प्लस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल चुका है। इन सिमिलर फैशन अगर ये कोई न्यूट्रल एटॉम है और इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इसे खिला दिया तो अब ये कन्वर्ट हो गया है एक ऐसे चीज में जो बताएगा एक्स माइनस। इसका मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है और इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाला गया है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये एक्स माइनस बनता है और इसको हम बोलते हैं निगेटिव आयन। क्या बोलते हैं? निगेटिव आयन। यानी कि कोई भी एक एक्स एटॉम जो न्यूट्रल एटॉम है, जो क्या है? न्यूट्रल है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल देता हूं तो यह आयन में कन्वर्ट होता है जिसे बोलेंगे पॉजिटिव आयन। अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन खिला देता हूं तो यह आयन में कन्वर्ट होगा जिसे बोलेंगे निगेटिव आयन, जिसे एक्स न्यूट्रल एटॉम को एक्स माइनस से इंडिकेट करेंगे। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया है, ऐड हुआ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन का नंबर जब बढ़ जाता है तब निगेटिव चार्ज्ड एटॉम क्रिएट, और जब इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाता है तब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। यानी कि व्हाट वी कैन डिफाइन इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल, एंड न्यूट्रल। तो न्यूट्रल क्या है बेटा? जहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर थे। अब इसमें मैंने गेम ऑन कर दिया। कैसा गेम ऑन किया? देखो जल्दी से। अगर मैंने निगेटिव चार्ज की बात करी है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो चुका है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। वाह 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 सर, बहुत शानदार। और अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज की बात की है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कि प्रोटॉन वैसा ही होता है, हम मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, इसे हम मूव नहीं करते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हैं या दे सकते हैं। तो प्रोटॉन वैसा ही रहा और इलेक्ट्रॉन में क्या हो गया? कमी हो गई, तो प्रोटॉन बढ़ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन ज्यादा हो तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा बेटा। अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो प्रोटॉन से तो नेगेटिव चार्ज होगा बेटा, और अगर दोनों बराबर हो तो ये न्यूट्रल होगा। तो व्हाट वी कैन डिफाइन इज अ न्यूट्रल एटॉम, what we can define is a positive charge and negative charge with the help of these concepts. We cannot define the charge, but we can see that charge is the inherent properties associated with the matter which forms the basis of electromagnetic interaction. Charge, due to this charge can produce and experiences. अभी मैंने बताया कि एक रुका हुआ चार्ज अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अभी मैंने बताया जब ये चार्ज को तुम मूव करा दोगे तो ये अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर, ये चार्ज को जब तुम एक्सेलरेट कर दोगे तो यही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी पैदा करता है। इसीलिए मैंने लिखा है कि ड्यू टू विच इंडिकेट्स चार्ज, इस चार्ज के कारण हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस को एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को, एंड इसे एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरा चार्ज ही ये बता पाएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है या नहीं है। मास नहीं बता पाएगा, या दुनिया का और कोई चीज नहीं बता पाएगा, एक न्यूट्रल चीज नहीं बता पाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज बॉडी ही बता पाएगा कि भैया मेरे पास इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, उसके टेस्ट को समझने के लिए, उसे चेक करने के लिए हमें फिर से या तो पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है या तो निगेटिव चार्ज की जरूरत है। That's why we can say we can define the positive and negative charge, but we cannot define charge. But we can say due to this charge,
which can be positive, can be negative. We can understand and experience the electrical and magnetic effects. पूरा एक एक चीज तुम्हारे दिमाग में सेट हो रहा है और याद हो रहा है तो जरूर कमेंट करके जाना और शेयर करके जाना अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब जगह बेटा, ताकि उन बच्चे तक पहुंच पाए जो ये अभी तक सोच रहे हैं कि बेस्ट कंटेंट पढ़ने के लिए पटना जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, कोटा जाना पड़ता है, बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नहीं, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने कोटा में पढ़ाया, खूब सारे रिजल्ट दिए, जयपुर में पढ़ाया, खूब सारे रिजल्ट दिए, इंडिया के सारे नेशनल ब्रांड में पढ़ाया हूं। तो मैं ये बता रहा हूं कि अब वो कंटेंट फ्री मिल रहा है और उनसे बेटर कंटेंट मिल रहा है, क्योंकि मैं खूब सारा मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। लेकिन उन तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, और आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो। तो जरूर शेयर कीजिए, और किसी को अगर आप बोलते हो शेयर करो, सिर्फ बोलो मत, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक अ अकाउंटेबिलिटी। जैसे मैं आपके करियर के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी लेके गारंटी दे रहा हूं इंडिया का बेस्ट कंटेंट दूंगा, आप भी अकाउंटेबिलिटी लेके 2-4-5 मिनट अपने स्कूल्स में सारे दोस्तों को बोल दीजिए और लग के करवाइए भी, लगा भाई, क्योंकि ये फैलना चाहिए। पूरा भारतवर्ष में फ्री शिक्षा होना चाहिए बेटा, और ये मिशन में आप ही लोग हमारा हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, इतना प्यार देने के लिए, इतना हेल्प करने के लिए। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को सर हमने बड़ा बेहतरीन तरीके से सीख लिया है। सर आपने मुझे बताया चार्ज कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। तो आपने ये बताया कि पॉजिटिव चार्ज बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते पॉजिटिव चार्ज होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते सर नेगेटिव चार्ज होता है। बात को आगे बढ़ाएंगे तो मैंने लिख दिया यहां पे, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, एक पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा नेगेटिव चार्ज। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहीं होता है, अरे मेरे को टाइपिंग नहीं आती, नहीं तो गड़बड़ हो रहा है ये, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते पॉजिटिव चार्ज बनता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब मैं पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपके लिए प्रॉपर नोट्स भी दे रहा हूं, आपको ये सारा पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन ये पीडीएफ से मत पढ़ना दोस्त, आप अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाना सेम डे में, और मेरा एक लाइन याद रखना, आज का काम आज, और नोट्स बना के वही नोट्स काम आएगा, ये बिल्कुल काम नहीं आएगा, ये तो मेरा ज्ञान है, ये मैंने बिल्ड किया है, मैंने बनाया ये कंटेंट। आप अपना नोट्स अपने हाथों से बनाओ, उससे प्यार होगा आपको, लगाव होगा आपको, उससे आप क्विक रिवाइज कर पाओगे। तो मेरा ये लाइन याद रखना, जिनके पास मेरा नोट्स पहले से नहीं है वो जरूर लिख के नोट्स हर एक दिन बनाएं, और सेम डे में बनाएं, अगले दिन के लिए बिल्कुल मत टालना बेटा। चलिए सर, तो ये चीज आपने बड़ा प्यार से क्लियर कर दिया और हमारे दिमाग में सेट हो गया। जब ये सारा चीज मैंने चार्ज के बारे में बताया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है अब, कि ये जो चार्ज है इसको क्या हम मेजर नहीं कर पाएंगे? तो यस, इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशंस क्या होगा, इसको यूनिट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक है, किस किस यूनिट से इस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा कि चार्ज का जो एसआई यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, चार्ज का जो एसआई यूनिट है, क्या है एसआई यूनिट, याद रखिएगा कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, मास, लेंथ, टाइम, उसमें एक मैंने बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी जो Q/T होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, करंट I Q/T। तो ये जो चार्ज है ये क्या है बेटा, ये फंडामेंटल में से नहीं है, करंट को हमने फंडामेंटल माना है, याद रखिएगा ये चीज। लेकिन इस चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो क्या है बेटा, वो है कूलम्स। कूलम क्या है, कूलम, स्पेलिंग गलत लिख दिया, कूलम, ठीक है बिल्कुल। इसको डिनोट करते हैं किस चीज से बेटा, कूलम को किस चीज से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय सी, ऐसे सी से डिनोट करते हैं इसको। इसका डायमेंशन क्या है, अभी मैंने पढ़ाया है इसका डायमेंशन, तुम लोग बताओगे डायमेंशन क्या होगा इसका। अभी मैंने बताया कि Q/T जो है वो I है करंट, तो ये जो Q है वो क्या होगा, I × T। तो Q करंट है, इसको डायमेंशंस को लिखने का तरीका ऐसे होता है, ऐसे कवर कर देते हैं। I को हमने फंडामेंटल, जो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें से करंट को मेजर करने के लिए एम्पियर होता है। 11th क्लास चैप्टर 3 दिन के बाद 8:30 AM में शुरू हो रहा है यूनिट एंड डायमेंशन से। 8:30 AM में 11 चलेगा, 8:30 PM में 12 चलेगा, और बीच में किसी टाइम पे केमिस्ट्री चलेगा 5 तारीख से, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।
तो ये Q जो हो गया वो करंट हो गया, तो हो गया एम्पियर, और T हो गया टाइम। इसका डायमेंशन होता है बेटा AT। कुछ लोग IT भी बोलते हैं, आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने पढ़ा SI यूनिट ऑफ चार्ज एंड डायमेंशन ऑफ द चार्ज, लेकिन ये जो कूलम है ये अपने आप में एक बड़ा यूनिट है। एक कूलम चार्ज समझो बहुत बड़ा चार्ज है। इस घर में एक मास जो घर से भी बड़ा हो उसमें भी एक कूलम चार्ज नहीं आ पाएगा। सोच लो तुम, ये कूलम कितना बड़ा यूनिट है। इसको भी प्रूफ करूंगा मैं कि कूलम कैसे बहुत बड़ा यूनिट है। तो कूलम बहुत ही यूजफुल यूनिट नहीं है, ऑल्दो ये एसआई यूनिट है। तो जनरल भाषा में हम कौन से यूनिट्स को यूज करते हैं? तो हम जो जनरल भाषा में यूनिट को यूज करते हैं वो यूज करते हैं माइक्रो कूलम। क्या यूज करते हैं दोस्त? माइक्रो कूलम। और क्या यूज करते हैं दोस्त, जल्दी से बताओ, क्या यूज करते हैं? माइक्रो कूलम। इसको क्या पढ़ोगे? माइक्रो कूलम। ठीक है। फिर क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताना? मिली कूलम। फिर क्या यूज करते हैं? नैनो कूलम। यानी कि अगर मैं बोलूं कि यार ये सब यूजफुल यूनिट है तो तुम तुरंत समझ लो क्योंकि ये बहुत बड़ा यूनिट है इसलिए इसको छोटा किया गया है। तो जनरल भाषा में तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा 1 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो जब भी होगा तो इसको 10 का पावर -6 लिखना पड़ेगा। यहां जो भी होगा वो यहां लिख देना। यानी कि 1 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 1 × 10 का पावर -6 कूलम। और 1 है तो 1, 10 होगा तो 10, 100 होगा तो x होगा तो x × 10 का पावर -6। ये कन्वर्जन है। मिली कूलम का मतलब क्या हो जाएगा? इसको आप लिखोगे 1 × 10 का पावर -3 कूलम। ये मिली हो गया। नैनो का मतलब हो गया, क्योंकि मैं यहां 1 लिख रहा हूं इसलिए 1 × 10 का पावर -9 कूलम। ये तीनों याद रखिएगा आप लोग, नैनो कूलम, मिली कूलम एंड माइक्रो कूलम, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल यूनिट है। क्या है ये? बहुत ही यूजफुल यूनिट है। ये यूज होता है क्योंकि कूलम एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। मजेदार तरीके से चीजों को समझा। तो अब आपके पास एक चीज आ गया है समझने के लिए कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से बचा? कूलम से। इलेक्ट्रिक चार्ज को, सॉरी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। या तो कैपिटल क्यू लिखते हैं और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या? एक स्मॉल क्यू लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू डैश। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं Q1, ऐसे भी लिख सकते हैं Q2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से वी कैन डिनोट द चार्ज। इनमें से कोई भी तरीका यूज करते हैं हम क्या करने के लिए? टू डिनोट द इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। एसआई यूनिट जो चार्ज का है वो बेटा कूलम है, मैंने बता दिया आपको। बट ये बहुत ही यूजफुल यूनिट नहीं है। कूलम को डिनोट हम सी से करते हैं। यूजफुल यूनिट मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम है। जो सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो है चार्ज का, वो है फ्रैंकलिन। क्या है बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का? फ्रैंकलिन। याद रखना है। यस। जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट यूनिट है चार्ज का वो है फैराडेज। क्या है? फैराडेज, साइंटिस्ट के नाम पे लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है फैराडेज। कूलम भी बड़ा यूनिट है लेकिन सबसे बड़ा यूनिट है फैराडेज। कूलम छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। तभी तो मिली और माइक्रो हम यूज करेंगे सारे क्वेश्चन में। तो तुम्हें दोस्ती हो गया तुरंत से कि सर कोई भी न्यूमेरिकल होगा तो उसमें आप माइक्रो कूलम यूज करोगे। यस। मिली कूलम यूज करोगे। यस। नैनो यूज करोगे। यस। कूलम बहुत ही रेयर यूज करोगे सर आप। हाँ बेटा, बहुत शानदार सर। तो अब सीजीएस यूनिट क्या है इसका? उसको बोलते हैं स्टैट कूलम। क्या बोलते हैं? स्टैट कूलम। इसका कन्वर्जन भी है, बहुत सारा उल्टा सीधा चीज है इस चैप्टर में, लेकिन मैं तुम्हें मोस्ट रिलेवेंट कंटेंट दे रहा हूं कि उल्टा सीधा खूब सारा चीज रट्टा मार मार के तुम लोग परेशान मत हो। समझ आ रहा है ना? जो बता रहा हूं वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट है। इसके बियॉन्ड कुछ भी जेई मेंस और नीट और एडवांस के लिए भी विद कॉन्सेप्ट वाइज जरूरत नहीं है। समझ आ गया ना? आप बिल्कुल ट्रस्ट करके पढ़ें, एक सिंगल क्वेश्चन मेरे क्लास नोट्स के बियॉन्ड नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हम ईएसयू बोलते हैं, वो एक्चुअल में फ्रैंकलिन को ही बता रहा होता है। तो एक स्पेशल यूनिट बहुत ही पॉपुलर हुआ था, है ना, पहले, अब तो नहीं है लेकिन कहीं कहीं न्यूमेरिकल में दिखेगा ईएसयू लिखा हुआ, तो समझ जाना वो फ्रैंकलिन की बात कर रहा है। लेकिन ये सब में से कोई भी यूज नहीं होने वाला है। यूज सिर्फ कूलम और ये यूज होने वाला है माइक्रो कूलम, नैनो, मिली कूलम एंड नैनो कूलम, और कुछ नहीं यूज होगा कभी भी। बस ये आज के बाद खत्म, ये आज के बाद खत्म, कभी यूज नहीं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा दिया है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में सर आपने पूरा हिस्ट्री लिखा कि चार्ज
पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, बट चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को समझ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है, अब हमारे पास थोड़ा ज्ञान की बातें हुई। मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज तब है जब इलेक्ट्रॉन को तुम दे सकते हो किसी बॉडी में, और निगेटिव तब है जब इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल सकते हो। इलेक्ट्रॉन को देना और इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात सर आपने कर दी, बहुत शानदार। अब मैंने तुम्हारे लिए एक और बेहतरीन बात किया कि एक चार्ज जो रुका हुआ है वो अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। ये सब चीज समझने के बाद, और इतना समझने के बाद, अब हमें एक बड़ी अच्छे जगह पे आए हैं। कहां जगह पे सर? जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम रियल में समझना चाहते हैं व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या है? तो एनसीईआरटी में और सबसे पहले लोग यही तुम्हें बताएगा कि एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज सिंपली ऐड हो सकता है, इसके लिए कोई स्पेशल रूल की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि चार्ज को तुम एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, यही है एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। जैसे कि मैं बोला तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम्हारे दोस्त के पास 100 रुपया है, तुमने और तुम अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया, उसमें से 100 और 10 उसके अलावा किसी और से खर्चा करके तुमने 210 खर्चा कर दिया। अब क्या बचा तेरे पास? तुम बोलोगे -100, क्योंकि 100 और 10 तो दोस्त और मेरा था, लेकिन 100 कर्जा बन गया दुकान वाले का, देना है, तो तुमने खत्म कर दिया अपना 210, निपट गए। तुम ऐसे नहीं करना है बेटा, अपना पैसा खुद करना है। समझ गए ना बचवी लोग? और समझ गए ना बचवा लोग? नहीं पैसा है तो दूसरे का नहीं खर्च करवाना है, ठीक है ना? ये कमिटमेंट रखो कि मुझे नहीं खर्च करना है यार तेरा पैसा, अपने अंदर आत्मा से ताकत मिलने। समझे ना बेटा? तो समझ गए ना तुम? सिंपली क्या किया मैंने, 100 और 10 110, और फिर क्या कर दिया, -100। समझ ही गए, 100 रुपए का कर्जा। तो कैसे मैं अलजेब्रिकली ऐड कर रहा हूं, 2 10 प्लस माइनस। वैसे ही चार्ज को आप क्या कर सकते हो, टोटल चार्ज, ध्यान से देखो क्या, टोटल चार्ज, ध्यान से देखो क्या, टोटल चार्ज, ध्यान से देखो क्या, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज algebraic sum of all the charges। क्या बोला मैंने? algebraic sum of all the charges। algebraic sum का क्या मतलब है सर? algebraic sum का क्या मतलब है सर? algebraic sum का क्या मतलब है सर? algebraic sum का मतलब जो तुम्हें बताया 2 + 4 + 5 इस तरीके से। तो अगर कोई एक आइसोलेटेड बॉडी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमेशा मैं एक वर्ड यूज करूंगा, आइसोलेटेड। इसका मतलब क्या है? आइसोलेटेड का मतलब है इसको दुनिया के किसी चार्ज से कोई मतलब नहीं। जैसे तुम्हारे पास 100 रुपए था और तुम अपने दोस्त से 10 लिए, नहीं, इसको दोस्त से भी मतलब नहीं, अपना ही औकात पे जीता है ये। तो आइसोलेटेड का मतलब इसको दुनिया के इंफ्लुएंस से ये इंडिपेंडेंट है। तो हमेशा वर्ड में यूज करूंगा आइसोलेटेड। इसको दुनिया के कोई भी चार्ज से कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। एक डब्बा है और डब्बा में मान लो इस तरीके से चार्जेस है, एक प्लस क्यू का, एक प्लस क्यू का, एक प्लस क्यू का, माइनस क्यू का। मैंने बोला बताओ टोटल चार्ज कितना है, तो सिंपल तुम बोलोगे चार्ज टोटल इज इक्वल टू एल्जेब्रिक एडिशन। तो यहां पे एल्जेब्रिक एडिशन का मतलब प्लस क्यू, फिर से प्लस क्यू, फिर से प्लस क्यू, 3 प्लस क्यू है, हाँ, और एक माइनस क्यू है। तो 3 प्लस क्यू मिलके कितना दे दिया, 3 क्यू। इसमें से एक क्यू घटा तो कितना बचा, 2 क्यू। क्या किया मैंने बताओ, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन किया। यानी कि ये चार्ज कुछ भी हो सकता है। ये क्यू का वैल्यू कोई बोल सकता है कि मान लो 10 कूलम है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 कूलम। ये हो जाएगा कितना, 10 कूलम। ये हो जाएगा कितना, -10 कूलम। बात समझ में आ रही है ना? तो अगर मैं बोलूं इसका टोटल, क्यू टोटल बताओ, तो तुम क्या लिखोगे, क्यू टोटल इज इक्वल टू 20 कूलम। क्या मजा आया? कैसे निकाला सर? सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, 10 10 10, 30 30 में से 10 गया 20। तो चार्ज को सिंपली एल्जेब्रिकली तुम क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। दूसरा प्रॉपर्टीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो चार्ज सिंपली एल्जेब्रिक ऐड कर सकते हो। इसका मतलब चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसके लिए कोई लफड़ा की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं इस दुनिया में, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा चार्ज इज कंजर्व्ड को, तो इसको मैं होल्ड पे डाला हूं। इससे पहले मैं कुछ चीज पढ़ाने के बाद तुम्हें अगला क्वेश्चंस बनाने वाला। एक तीसरा प्रॉपर्टीज है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो जो मैंने ऊपर बताया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसको समझाने में 15-20 मिनट लग जाएगा, आज नहीं हो पाएगा, तो अधूरा नहीं छोड़ रहे, इसलिए उसको रोक दिया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? कोई भी इस दुनिया में जो चार्ज एग्जिस्ट करता है किसी भी बॉडी पे, ये एक बॉडी है, इस पे कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये एक बॉडी है, इस पे कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये एक लाइन वाला बॉडी है, इस पे कोई चार्ज एग्जिस्ट कर रहा होगा।
अगर इस दुनिया में कोई भी चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट इज नेगेटिव चार्ज, डजंट मैटर। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज नेगेटिव हो सकता है, यही मैंने अभी सिखाया है। चार्ज प्लेट में हो सकता है, चार्ज वॉल्यूम में हो सकता है। जैसे वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, मान लो ये स्फीयर है, स्फीयर है तो ये वॉल्यूम में चार्ज होगा। ऐसे ऐसे बना दिया फोटो, तुम्हें फील आया कि स्फीयर की बात कर रहे हैं, ये प्लेट की तरह फील आया। चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना के दिखा सकता हूं मैं, ऐसे ऐसे लाइन पे चार्ज हो सकता है। तो चार्ज लीनियर भी हो सकता है, सरफेस पे हो सकता है, वॉल्यूम पे भी हो सकता है। तो ऐसा कोई भी बॉडी में जो चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई के। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -90। अगर वो ई है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर मैं लिखता हूं ई माइनस, तब वो इलेक्ट्रॉन है जो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम को बताएगा। अगर मैं सिंपल लिखता हूं ई, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर सिर्फ बात कर रहे हैं 1.6 इंटू 10 का पावर -19 का। ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है बेटा। और ये ई, और ये जो ई माइनस है, ये ई माइनस का मतलब निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। और प्रोटॉन पे भी इतना ही चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। और वो चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 बराबर होता है। लेकिन एक प्रिंसिपल है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मान लो इसके ऊपर टोटल चार्ज है, मान लो क्यू स्फीयर का चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू प्लेट का चार्ज, इसके ऊपर टोटल चार्ज है क्यू लाइन पे चार्ज। ये कोई भी चार्ज जो इस दुनिया में है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा। मतलब हमेशा n इंटू ई के टर्म्स में होगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव n ही होगा, अगर वो निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव n ही होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव n ही होगा। यानी कि चार्ज पॉजिटिव n ही हो सकता है या निगेटिव n ही हो सकता है, लेकिन n जो है, n ऑलवेज इंटीजर होगा। n क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, जल्दी बताओ, ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर का क्या मतलब होता है, 1 2 3 4, इस तरीके से इसको बोलते हैं इंटीजर। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलती है हमें, कि चार्ज इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यानी कि इस दुनिया में जो स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट करता है वो हमेशा चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है, और वो हम ई से डिनोट करते हैं। तो क्वांटाइजेशन चार्ज क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, कि इस दुनिया में जो कोई भी चार्ज है वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई का होगा। इसको क्या बोलते हैं, चार्ज इज ऑलवेज इन द टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में वो ई का चार्ज है, जिसका वैल्यू जो होता है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। यानी कि हमेशा दुनिया में जो चार्ज होगा वो इसके मल्टीपल में होगा, इसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 10 गुना 100 गुना 1 लाख गुना 20 लाख गुना 30 लाख गुना। यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, चार्ज कैन ओनली एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। तो क्या बोलता है ये, जरा सा और अच्छे से लिखो, चार्ज कैन एग्जिस्ट ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। बोलो मजा आया बेटा। तो यहां से कभी भी मुझे यह पता करना हो कि किसी बॉडी में कितने नंबर ऑफ चार्ज हैं, तो अगर मुझे n निकालना हो तो मैंने सिखाया q बराबर n इंटू ई। अगर n निकालना है तो हम टोटल चार्ज जो बॉडी के ऊपर होगा उसको e से डिवाइड कर देंगे, तो हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज पता चल जाएगा। तो अब इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर कोई बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज। तो मैंने अभी बताया है कि कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट है, फैराडेज लार्जेस्ट यूनिट है। एम्पियर यूनिट ही नहीं है, ये तो करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो कौन सा बचा, फ्रैंकलिन। यही बताया मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है फ्रैंकलिन। फिर मेरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज। अभी मैंने बताया कि फैराडेज इज लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, स्टैट कूलम इज ए सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज। माइक्रोफैराड आज तक तुमने नहीं सुना, ये एक्चुअल में कैपेसिटेंस को मेजर करता है। किसे मेजर करता है, कैपेसिटेंस को।
कैपेसिटेंस को। तो ये जो है वो यूनिट ऑफ चार्ज नहीं है, तो नोट का अच्छे से ख्याल रखना अब बेटा तुम लोग। ओके दोस्त, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बोल रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि एन पूछा। एन इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू कितना है 1 कूलम। ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -90। सॉल्व कीजिए इसको, आंसर आ जाएगा, मुझे भी बताइएगा। ठीक है, पक्का? मेरे ख्याल से 6.25 इंटू 10 का पावर -18 आएगा। जरूर सॉल्व करिए इसको और इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो बच्चों 3-4 क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं और दे रहा हूं, आप लोग इसे जरूर सॉल्व कीजिएगा। और कल अपन बम्फर खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे। हमेशा मिनिमम 10 क्वेश्चन क्लास में कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम हैं नायाब सीरीज में, जहां मेरा मिशन है कि घर घर डॉक्टर और हर घर डॉक्टर, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए किसी भी बच्चे को पढ़ाई नहीं रुकेगी, कंपटीशन क्रैक करना नहीं रुकेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाना। थैंक यू सो मच। आप लोग को शेयर करना चाहिए अगर आपके जीवन में ये थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू, लव यू, बाय बाय। मिलेंगे कल, हर एक चैप्टर को हर एक दिन को भयानक बनाएंगे। और अगर मस्त मजा आया तो जरूर कमेंट करके बताइए सर मजा आ रहा है और ब्लड सेल में फिजिक्स है। लव यू, बाय।